हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो 2025 और 2026 में नए स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने उन पे कुछ नॉन कंप्लायंट रेगुलेशन लगा दी हैं कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या एक्सचेंज स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में एडमिट करने के लिए कंप्लायंट नहीं है। तो वैसे भी वहाँ डोनाल्ड ट्रंप है और वो चाहता है कि अमेरिका के लोग ज़्यादा उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें और बाहर के आके लोग उनकी सीट ना लें। तो वो उनका खुद का मामला है, उनकी खुद की पॉलिटिक्स है। तो इससे हमारा और इंडियंस का काफ़ी नुकसान है, क्योंकि हमारे यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं हार्वर्ड में, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं उस पोजीशन के लिए। तो ये एक बड़ा सेटबैक है। पर हम क्या कर सकते हैं? अगर आप भी हार्वर्ड जा रहे थे या जाना चाहते थे या वहाँ के लिए यूएस के लिए एस्पायर कर रहे थे, तो आपके लिए एक और अदर ऑप्शन है, जैसे कि जर्मनी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप सोचें कि जर्मनी एक क्यों अच्छी डेस्टिनेशन है आपकी हायर डिग्री के लिए या फिर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सबसे पहला नंबर 1 है कि जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो वहाँ की हैं वो फ्री हैं। तो वहाँ पे कोई भी ट्यूशन फ़ीस नहीं होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है, जहाँ की यूएस में आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता है आपकी डिग्री के लिए। प्लस वहाँ रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। तो दूसरा पॉइंट है, जर्मन यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, खासकर कि इंजीनियरिंग के लिए। जर्मन यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है इंजीनियरिंग के लिए, जैसे कि TU म्यूनिक हो गया, सारलेन यूनिवर्सिटी हो गया, RTWH आखन, हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी। ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग काफ़ी स्पेशलाइज्ड है, यहाँ की रिसर्च काफ़ी अच्छी है। तो आप इनकी तरफ देख सकते हैं और आपको ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और कई लोगों को ये इवन यूएस से भी अच्छा लगेगा। तीसरा पॉइंट है कि जर्मनी में आपको वर्क परमिट, तो अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर्स आपको 18 मंथ्स का पीरियड मिलता है जॉब सीकिंग का, अगर आपकी जॉब तुरंत नहीं लगी है। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको जॉब लग जाती है तो आपको तुरंत ब्लू कार्ड मिल जाता है और ब्लू कार्ड आपको 4 साल के लिए मिलता है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि कई लोगों की, जैसे मेरी, आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपकी डिग्री ख़त्म होने से ही पहले मिल जाता है, तो आप ब्लू कार्ड पे स्टूडेंट वीज़ा से डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन है, जैसा कि मैंने किया, और आप अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है और बहुत सारे जो म्यूज़ियम वगैरह होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है उस एरिया में। जैसे अगर आप बर्लिन पढ़ने जाते हैं तो बर्लिन वाले एरिया में आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन, जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्री होता है। या आप फ्रैंकफर्ट जाते हैं तो वहाँ का फ्री होता है। और काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं फ्री में, जैसे कि म्यूज़ियम वगैरह जब आप विज़िट करते हो तो आपको हाफ़ प्राइस में एंट्री मिलती है और काफ़ी सारे और स्टूडेंट्स बेनिफिट्स और डिस्काउंट होते हैं। पांचवा पॉइंट है वर्क लाइफ बैलेंस। तो जर्मनी के लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और काफ़ी जो एम्प्लॉई फ्रेंडली हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं तो एक बार जब आप उसका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ से आपको फायर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें भी कुछ रूल्स हैं, पर इन जनरल आपको बताऊं, जैसे यूएस में कभी भी फायर कर सकते हैं किसी को भी, जर्मनी में ऐसा नहीं है। तो जर्मनी में एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग रूल्स अच्छे हैं और जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी सीमित होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप दिन के 12-14 घंटे काम कर रहे हो। तो वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है, आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, आप खुद को टाइम दे सकते हो। और साल की आपको 28 छुट्टियाँ मैंडेटरी मिलती हैं, तो आपको वो लेनी ही होती है। जैसे अगर मैंने अपनी छुट्टियाँ नहीं ली तो मुझे HR कॉल करके बोलेगा कि आप छुट्टी लीजिए, तो वो। और दूसरा कि वहाँ पे आपको जो अनलिमिटेड अमाउंट्स ऑफ सिक लीव मिलती हैं, तो आप 2 से 3 सिक लीव बिना डॉक्टर की रिसीट दिखाए ले सकते हो। अगर उससे ज़्यादा लेनी है उसके बाद आपका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगता है, पर सिक लीव 1 से 2 आप ऐसे ही ले सकते हो, तो वो आपका कवर्ड होता है। इसके अगला पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा है। तो आप अगर जब हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होता है, पब्लिक या प्राइवेट,
तो उसके बाद आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट फ्री होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार मेरे को एलर्जी अटैक हुआ और मैंने एम्बुलेंस को कॉल करा और एम्बुलेंस मेरे को लेने आई और हॉस्पिटल ले गई। वहाँ पे मुझको एलर्जी की गोली दी गई और मुझे करीब आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उसके बाद मैं खुद ही पैदल चल के घर आ गया। तो आप सोच सकते हो इसका बिल मेरे पास कितना आया होगा, सिर्फ 10 यूरो टोटल सब कुछ मिला के। वो भी सिर्फ एम्बुलेंस का बिल आया था मेरे को 10 यूरो। और ये बिल कम से कम 600 से 1000 यूरो या डॉलर के बीच यूएस में पड़ता है, इवन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जर्मनी का बहुत अच्छा है और आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अगला पॉइंट ये है कि अगर आप जर्मनी में सेटल होते हो तो उसके भी 2 बेनिफिट्स हैं कि पहली बात तो आपके बच्चों की एजुकेशन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फ्री होगी, पूरे स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक। जहाँ की यूएसए में आपको कम से कम अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके स्कूल से लेके यूनिवर्सिटीज़ तक आपको खर्च करने ही करने हैं अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ और अच्छे प्रोग्राम्स अपने बच्चों को पढ़ाना है। पर जर्मनी में ऐसा नहीं है, तो आपको ये बर्डन नहीं होता कि आपको बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा खर्च करना है या फिर उनके लिए जोड़ना है। दूसरा, अगर आपको फैमिली के साथ इंडिया आना है तो जर्मनी यूएस से काफ़ी ज़्यादा पास है और कम से कम हाफ द प्राइस है, तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है इंडिया आना, तो आप वो भी आ सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जर्मनी में रहने के। तो अगर आप यूएस नहीं जा पा रहे हैं या यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो जर्मनी भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आप अपनी भी रिसर्च करिए। अगर मैंने कुछ इन पॉइंट्स में कुछ गलत बोला तो उसको कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर देना, तो उसके लिए मैं वैसे ही सॉरी बोलूँगा अगर कुछ गलती हुई हो। पर जब मैंने खुद ने जर्मनी में एडमिशन लिया और वहाँ के लिए सोचा तो मेरे दिमाग में भी ये सब पॉइंट्स थे, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मुझे जर्मनी और मेरे दोस्तों को जर्मनी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगता है बजाय कि यूएस में। हालांकि जर्मनी में सैलरी कम होती है पर वर्क लाइफ बैलेंस और जो एक्सपेंसेस है वो भी कम होते हैं कंपेयर टू यूएस। आपको कम पैसे जोड़ने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया हेल्थ इंश्योरेंस में, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा है। तो इन दी एंड ऑलमोस्ट सिमिलर बचा पाते हैं और एक टाइम बाद पैसा इतना मैटर नहीं करता, फैमिली टाइम और लाइफ ज़्यादा मैटर करती है। वो आपको जर्मनी ज़्यादा अच्छा दे पाएगा बजाय कि यूएस के। पर इवन अगर आप यूएस जाना चाहें तो आप अपना मास्टर्स करके पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हमेशा ओपन रहेंगे ही। तो अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कंसिडर करिएगा। थैंक यू। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आगे भी मैं और इन्फॉर्मेशन और अपने एक्सपीरियंस लेके आऊँगा ब्लॉग्स के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय। हाँ, और एक पॉइंट जो मैं भूल गया था कि आप जब टेक जॉब करते हो तो आपको ब्लू कार्ड मिलता है, तो करीब 4 साल का मिलता है। और ब्लू कार्ड मिलने के 21 मंथ बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास जर्मन B1 लेवल है। और अगर जर्मन B1 लेवल नहीं है तो आप 33 मंथ्स मतलब करीब 2.25 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यूएसए में ये चीज़ नहीं होती, वीज़ा की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पर जर्मनी में ऐसा नहीं है। प्लस सिटीजनशिप भी फास्ट मिलती है, उसका प्रोसेस मेरे को अभी इतना नहीं पता है, पर वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। एक बार आपका परमानेंट रेजिडेंसी आ जाए तो उसके 2-3 साल बाद आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और जर्मन पासपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं।